बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 32 है और आज हमारा टॉपिक है मरकज़ी हुकूमत की आमदनी के ज़राए। मरकज़ी हुकूमत कौन सी होती है? वफाकी हुकूमत, जो कि वफाक पूरे मुल्क की हुकूमत होती है। एक तो होती है ना सूबाई हुकूमत, जो कि सूबे की सतह पर हुकूमत करती है। एक है मरकज़ी या वफाकी हुकूमत। आज हमें देखना है कि मरकज़ी हुकूमत कहाँ से आमदनी को हासिल करती है। स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा कि बजट क्या है। ऐसा गोशवारा जिसमें हर हुकूमत आने वाले साल की आमदनी और अखराजात का तखमीना पेश करती है। इसके बाद हमने पढ़ा पाकिस्तान में टैक्सों की इकसाम, बराह रास्त टैक्स, बालवास्ता टैक्स, मुतज़ायद टैक्स और मुतनासिब टैक्स। इसके बाद आज हमारा जो अनवान है क्या है? मरकज़ी हुकूमत की आमदनी के ज़राए। कि जो मरकज़ी हुकूमत है पाकिस्तान की, वो कहाँ से अपनी आमदनी को हासिल करती है। तो चूँकि हमने पढ़ा सबसे पहला क्या था आमदनी का ज़रिया? टैक्स। तो हम लोगों ने देखना है टैक्स के ज़रिए और फिर दीगर जो महसूलात है ना, वहाँ से आमदनी हासिल करती है। ठीक हो गया। सबसे पहला है बरआमदी महसूलात। ठीक हो गया। सबसे पहला ज़राए आमदन क्या है? बरआमदी महसूलात। अब ये महसूलात वर्ड आप लोग को मुश्किल ना लगे। महसूलात का मतलब होता है टैक्स। ठीक है, आगे है जी, पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत की आमदनी का एक बड़ा ज़रिया दरआमदी महसूलात हैं। दरआमदी महसूलात और बरामदी महसूलात क्या है? दरआमदी महसूलात क्या है? हुकूमत दरआमद होने वाली अशिया पर लगाती है। और बरामदी महसूलात क्या है? जो कि बरामद होने वाली अशिया पर टैक्स लगाए जाते हैं। दरामदी महसूलात में क्या होता है कि जो चीज़ें दूसरे ममालिक से दरामद की जाती हैं, दूसरे ममालिक से हमारे मुल्क में जो अशिया आती हैं, हुकूमत उन पर टैक्स लगाती है और वो टैक्स क्या कहलाते हैं? दरामदी महसूलात। ठीक हो गया। अब बरामदी महसूलात क्या है? बरामद करती हैं ना लोग, तो जो बरामद करते हैं अशिया दूसरे ममालिक पर, उन पर भी हुकूमत टैक्स आयद करती है और वो महसूलात क्या कहलाते हैं? बरामदी महसूलात। अब देखें कि महसूलात जो हैं वो अशिया की मालियत या मिकदार के एतबार से लगाए जाते हैं। जिन अशिया पर वज़न के लिहाज से ये महसूलात आयद होते हैं, इनमें चाय, तंबाकू, छालियाँ, मसनूई धागा, सिनेमा फिल्म और चीनी शामिल हैं। मतलब वज़न के एतबार से कि जिन अशिया का वज़न ज़्यादा होगा उन अशिया की पर ज़्यादा शरह से टैक्स आयद होगा और जिन अशिया का वज़न कम होगा उन अशिया पर टैक्स कम शरह से लगाया जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा बाकी तमाम अशिया पर मालियत के एतबार से टैक्स लगाए जाते हैं। मालियत के एतबार से जो अशिया ज़्यादा महंगी होंगी उन पर ज़्यादा शरह से टैक्स, जो अशिया कम महंगी होंगी उन पर कम शरह से टैक्स।
जहाँ तक गैर ज़रूरी अशिया और ताशात का ताल्लुक़ है, इन पर भारी कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। ये दरआमदी और बरामदी महसूलात क्या कहलाते हैं? दूसरे अल्फाज में कस्टम ड्यूटी। आपने अक्सर सुना होगा, हमारे घरों में भी जब अगर कोई बाहर से आते हैं तो कस्टम कस्टम ड्यूटी वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये वही होते हैं। इसके बरक्स खाम माल और अशिया सरमाया की दरआमद पर ड्यूटी की शरह कम है। इसकी वजह ये है कि हुकूमत मुआशी तरक्की के लिए अशिया की दरआमद को तरजीह देती है और समान तइशात की दरआमद की हौसला शिकनी करती है। जो समान तइशात हैं, इन पर भारी शरह से टैक्स आयद किया जाता है और जो मुआशी तरक्की की राह में मददगार साबित होती हैं, उनकी दरामद पर कम शरह से टैक्स आयद किया जाता है। इसके बाद है और वो अशिया जो कि जिनका ताल्लुक़ ज़रूरियात ज़िंदगी से है, इनकी दरआमद पर दरआमदी ड्यूटी बिल्कुल माफ़ है। वो अशिया कौन सी हैं? इनमें दालें, अनाज, खादें, बटर ऑयल, खुश्क दूध, सोयाबीन, अखबारी कागज़, खाम पेट्रोल वगैरह की अशिया शामिल हैं। तो हमने हुकूमत की आमदनी का एक बड़ा ज़रिया देखा, वो क्या था? दरआमदी और बरआमदी महसूलात कि जो दरआमदी अशिया हैं, इन पर जो टैक्स आयद लग किया जाता है वो दरआमदी महसूलात, और जो बरामद की जाती हैं अशिया, उन पर जो टैक्स लगाया जाता है वो बरआमदी महसूलात। इसके बाद हुकूमत का दूसरा अहम ज़रिया है मरकज़ी एक्साइज ड्यूटी। हुकूमत दरआमदार पर तो दरआमदी और बरआमदार पर बरआमदी महसूलात आयद करती है, लेकिन मुल्क के अंदर कारखानों के ज़रिए जो भी अशिया पैदा होती हैं, इन पर मरकज़ी एक्साइज ड्यूटी आयद की जाती है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। जो अशिया मुल्क के कारखानों के अंदर पैदा होती हैं, इन पर भी हुकूमत टैक्स आयद करती है और वो क्या कहलाता है? मरकज़ी एक्साइज ड्यूटी। इस ज़रिए से हासिल होने वाली आमदनी में अब बतदरीज इजाफ़ा होता जा रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं? एक तरफ तो एक्साइज ड्यूटी आयद की जाने वाली अशिया में खासा इजाफ़ा हो रहा है। मिसाल के तौर पर 1948 में सिर्फ 15 मुख्तलिफ़ अशिया पर मरकज़ी एक्साइज ड्यूटी आयद की जाती थी, जबकि इनकी तादाद बढ़ा दी गई है। इसके अलावा इसकी शरह में भी खासा इजाफ़ा हुआ है। अब मरकज़ी एक्साइज ड्यूटी जो कि मुल्क के अंदर कारखानों में जो अशिया पैदा की जाती हैं, उन पर टैक्स आयद किया जाता है और ये टैक्स बढ़ता जा रहा है। इसकी दो वजूहात हैं। एक वजह ये है कि ये अशिया की मिक़दार ज़्यादा पैदा हो रही है मुल्क में, मुल्क के कारखानों में इन अशिया की मिक़दार ज़्यादा है, और दूसरा हुकूमत मरकज़ी एक्साइज ड्यूटी की शरह में भी इजाफ़ा कर रही है, जिसकी वजह से मरकज़ी एक्साइज ड्यूटी बढ़ती जा रही है। चूँकि पाकिस्तान एक तरक्की पज़ीर मुल्क है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सनतें कायम हो रही हैं। इसके अलावा सनती पैदावार में भी इजाफ़ा हो रहा है, जिसकी वजह से मरकज़ी ड्यूटी की मद से आमदनी में इजाफ़ा आयद हो रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स है हम इनकम टैक्स। तीसरा बड़ा ज़रिया क्या है? इनकम टैक्स। पाकिस्तान में हर शख्स की जिसकी आमदनी 4 लाख रुपए सालाना से ज़ायद हो, इस पर आमदनी टैक्स आयद कर दिया जाता है।
इसकी शरह मुतज़ायद है। तीसरी बड़ी आमदनी का ज़रिया क्या है? इनकम टैक्स। कि जो भी शख्स इस मुल्क में यानी कि पाकिस्तान में 4 लाख एक साल की आमदनी कमाता है, उस पर उसकी आमदनी के मुताबिक टैक्स आयद कर दिया जाता है। जो भी शख्स जिसकी भी साल के एंड पर 4 लाख तनख्वाह बनती है, उस पर इनकम टैक्स लगाया जाता है। अब ये शरह क्या है? मुतज़ायद है कि जिसकी आमदनी बढ़ती जा रही है उस पर इस टैक्स की शरह बढ़ेगी, और जिसकी आमदनी कम हो रही है उसकी इस टैक्स की शरह उस पर कम होती जाएगी। ये आमदनी बढ़ने के साथ बढ़ता चला जाता है, लेकिन इसकी ज़्यादा से ज़्यादा शरह 45% है। लेकिन ये भी कम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है? 45%। इस तरह इसके अलावा मुश्तरका सरमाए की अंजमनों और तिजारती अदारों पर कॉरपोरेशन टैक्स भी वसूल किया जाता है। ये टैक्स बराह रास्त होता है और जिस पर लगाया जाए वही इसकी अदायगी करता है, और आगे इसका बोझ किसी और पर मुंतकिल नहीं कर सकता। हुकूमत इनकम टैक्स लगाते वक्त कुछ छूट भी देती है जो कि सरमायाकारी की सूरत में होती है। तो ये था इनकम और कॉरपोरेट टैक्स। आगे है बिक्री टैक्स, सेल्स टैक्स। आगे हुकूमत का बड़ा अहम जरिया आमदनी क्या है? बिक्री टैक्स। मरकजी हुकूमत दरआमदी और बरआमदी महसूलात और मरकजी एक्साइज ड्यूटी के अलावा भी बाज़ अशिया की फ़रोख्त पर बिक्री टैक्स यानी कि सेल्स टैक्स वसूल करती है। यह हुकूमत की आमदनी का चौथा बड़ा ज़रिया है और इस ज़रिया से तकरीबन कुल महसूलाती आमदनी का 7% हुकूमत हासिल करती है। इसका इंतज़ाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है, जबकि दरआमद होने वाली अशिया का सेल्स टैक्स मरकज़ी एक्साइज डिपार्टमेंट वसूल करता है। पाकिस्तान में कारखानों में तैयार होने वाली अशिया का बिक्री टैक्स कारखानेदार अदा करता है और फिर वो कीमत में शामिल करके सार्फिन पर मुंतकिल कर देता है। दरआमदी और बरआमदी अशिया पर यह टैक्स दरआमद और बरआमद कुंदगान अदा करते हैं और वो भी इसे सार्फिन पर मुंतकिल कर देते हैं। ये जो कारखानों में अशिया बनती हैं इन पर टैक्स लगाया जाता है, यानी कि बरआमद कुंदगान जो चीज़ें बनाते हैं उन पर टैक्स आयद किया जाता है। कारखानेदार अब वो अदा करते हैं और वो जो टैक्स अदा करते हैं उसकी मालियत वो किसी शय की कीमत में शामिल कर देते हैं और आगे इनको सार्फिन अदा करते हैं। तमाम पाकिस्तानी अशिया की कीमत खरीद पर लाइसेंस या थोक फरोश अदा करता है और वो भी इसे सार्फिन पर मुंतकिल कर देता है। इसके बाद है दीगर महसूलात। ऊपर बयान करदा टैक्सों के अलावा हुकूमत कोई और किस्म के टैक्स लगाती है और इनसे जो भी आमदनी हासिल करती है, मसलन सरचार्ज टैक्स जो कि इनकम टैक्स पर 10% के हिसाब से वसूल किया जाता है। इसके अलावा स्टैम्प टैक्स भी हुकूमत आयद करती है। इसके अलावा और भी 3 किस्म हैं, इसमें दौलत टैक्स, तोहफ़ा टैक्स और विरासत टैक्स शामिल हैं। दौलत टैक्स क्या है? दौलत के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, यानी कि अगर जिसकी 10 लाख रुपए से ज़ायद की दौलत है उस पर शरह मुतज़ायद टैक्स आयद कर दिया जाता है। इसकी कम अज़ कम शरह
0.5% और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5% है। इसके बाद है वरासत टैक्स। वरासत टैक्स मरने वाले की जायदादें और इसके वारिस को मिलने पर लगता है। ये मनकूला और गैर मनकूला जायदाद पर लगाया जाता है। इसके बाद है तोहफ़ा टैक्स। तोहफ़ा टैक्स तोहफे पर भी लगाया जाता है, क्योंकि कुछ तोहफे इतने महंगे होते हैं, हुकूमत इनसे भी आमदनी हासिल करती है और इन पर टैक्स लगा देती है। इसकी कम से कम शरह 5% और ज़्यादा से ज़्यादा शरह 30% रही। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आज तक का लेक्चर यहीं पर है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।